अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली जो वीडियो थी, पिछला जो क्लास हम लोगों ने किया था वो किसका था, संधि का। और संधि का जो टॉपिक था हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है ना। अब संधि के टॉपिक के बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक होने वाला था वो क्या था, समास। यानी हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, समास को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो समास को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि समास होता क्या है ना, इसके तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, ठीक है, तो समास का अगर सामान्य भाषा में जो अर्थ होता है क्या होता है, संक्षेपण। अगर समास की बात की जाए तो समास का जो सामान्य भाषा में अगर अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षेपण। ठीक है, अब यहाँ संक्षेपण से कहने का मतलब क्या है, संक्षेपण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी शब्द को मिलाकर उसे एक छोटे रूप में, ठीक है, छोटे रूप में ही एक छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, संक्षिप्त रूप देना वही क्या हो जाएगा, संक्षेपण। यानी इसी को क्या कहते हैं, समास। परिभाषा क्या कहती है समास की, कि जब दो या दो से अधिक कोई शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है ना। परिभाषा क्या कहता है कि जब यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करें ठीक है। तो यहाँ पे जो परिभाषा है वो क्या कह रही है कि जब यदि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करे, यानी यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है, एक नवीन शब्द, नया शब्द का निर्माण करेगा और उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब हम संधि पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो दो शब्द वहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है, दो शब्द जो वहाँ पर मिल रहे थे उनसे क्या हो रहा था, एक जो तीसरा शब्द बन रहा था वो उन्हीं दोनों से अर्थ से रिलेट करता था, ठीक है, संबंध रखता था। लेकिन यहाँ पे जो समास जो बनेगा उसमें दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर तो बनेगा, लेकिन जो तीसरा शब्द बनने वाला है एक कुछ अलग ही अर्थ देगा, एक नया अर्थ देगा। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ अगर अब हम लोग समास को पढ़ना है हम लोग को, तो समास के उसमें कुछ क्या पढ़ेंगे, अव्यय हैं, कुछ तत्व हैं। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या समास के तत्व है। सबसे पहले, ठीक, समास के तत्व में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, समस्त पद क्या होता है, ठीक, समस्त पद क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पूर्व पद क्या होता है। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तर पद क्या होता है। और चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे, समास विग्रह क्या होता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, समस्त पद, यानी समस्त पद क्या होता है, समास विधि से जो भी नया शब्द बनेगा वो भी क्या कहलाएगा, समस्त पद। कहने का मतलब जो जब दो या दो से अधिक मिलकर जो नया शब्द बन रहा है वही क्या कहलाएगा, समस्त पद कहलाएगा। यानी समास विधि से बना, समास विधि से बना नया शब्द, ठीक। पूर्व पद क्या होता है, यानी जो समस्त पद, यानी जो नया शब्द बन रहा है उसका जो पहला शब्द होगा, यानी जो प्रथम पद होगा वही क्या कहलाता है, पूर्व पद कहलाएगा। ठीक है, पहला जो शब्द होगा वही क्या कहलाएगा, पूर्व पद कहलाएगा। उत्तर पद क्या होता है या फिर द्वितीय पद क्या होता है, यानी जो भी समस्त पद बन रहा है, समस्त पद का जो दूसरा पद होगा, दूसरा शब्द होगा वही क्या कहलाएगा,
उत्तर पद कहलाएगा। ठीक है, दूसरा शब्द। और समास विग्रह क्या होता है, यानी इसी जो समस्त पद है इसी का जो विस्तृत रूप होगा, बड़ा रूप होगा, वही क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। यानी समस्त पद का विस्तृत रूप। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, समस्त पद का विस्तृत रूप। अब हम इसे जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कैसे, जैसे अगर आपको दे दिया जाए कोई भी उदाहरण, जैसे राजा का कुमार। ठीक है, राजा का कुमार यानी क्या हो जाएगा, राजकुमार। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसे क्या किया गया है, यही जो समस्त पद बन रहा है उसी का ये क्या है, विस्तृत रूप है। यानी कि ये जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, राजकुमार। तो यहाँ पे जो प्रथम पद है यानी पूर्व पद क्या है हमारा, राज। तो यहाँ पूर्व पद क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा। दूसरा पद हमारा क्या है, कुमार, यानी ये क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। और इन्हीं को मिलाकर जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, समस्त पद हो जाएगा। ठीक है, यानी समास हो गया और समास के क्या हो गए, तत्व हो गए। अब हम लोग क्या देखेंगे, समास के प्रकार। ठीक, समास के प्रकार में हम लोग किस आधार पर देखेंगे, प्रधानता के आधार पर। तो प्रधानता के आधार पर अगर देखा जाए तो समास के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला है जिसमें अव्ययी भाव समास, दूसरा क्या पढ़ना है हम लोग को, तत्पुरुष समास, तीसरा जो पढ़ना है क्या पढ़ना है, बहुव्रीहि समास, और चौथा क्या पढ़ना है, द्वंद्व समास। ठीक है, तो समास के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है, और इसी तत्पुरुष समास में हम लोग को 2 पार्ट इसका पढ़ना है। कौन कौन सा, पहला है द्विगु समास और दूसरा क्या है, कर्मधारय समास। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, बोला गया क्या, प्रधानता के आधार पर, यानी कि प्रधानता के आधार पर अगर देखा जाए अव्ययी भाव में जो प्रधान होगा वो कौन होगा, पूर्व पद प्रधान होगा। ठीक है, तो पूर्व पद जो प्रधान होगा वो किस में होगा, अव्ययी भाव में प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में देखा जाए तो जो उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद इसमें क्या होगा, प्रधान होगा। और उत्तर पद तत्पुरुष समास में जब प्रधान है, यानी द्विगु समास में भी कौन प्रधान होगा, उत्तर पद ही प्रधान होगा। और कर्मधारय समास में भी क्या प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, और बहुव्रीहि समास में क्या होगा, इसमें जो होगा दोनों पद क्या होगा, अप्रधान होगा, दोनों पद क्या होगा, अप्रधान, यानी कि इसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। ठीक है, और जो द्वंद्व समास है उसमें दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, दोनों ही पद प्रधान होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, अव्ययी भाव समास। फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तत्पुरुष, और तत्पुरुष के अंदर पढ़ेंगे द्विगु समास और कर्मधारय समास को। फिर हम लोग पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब जो अव्ययी भाव समास था उसमें क्या है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है ना। और पूर्व पद प्रधान होने के साथ साथ इसमें और क्या होता है, जो इसका पूर्व पद होता है, पूर्व पद इसका क्या होना चाहिए, अविकारी शब्द होना चाहिए, अविकारी शब्द होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए।
ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका है यही पहचानने का कि इसमें चूंकि पूर्व पद प्रधान होता है ना, तो जो इसका पहला पद होना चाहिए वो अविकारी शब्द होना चाहिए या तो उपसर्ग होना चाहिए। अब अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है कि अविकारी शब्द क्या होता है या फिर उपसर्ग क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे जो क्लास होगा उसमें मतलब टॉपिक ये सब हम लोग का कंप्लीट होगा। तो लेकिन समास पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि अविकारी शब्द होता क्या है। अविकारी शब्द कहने का मतलब क्या है, अगर देखा जाए अविकारी शब्द की जो परिभाषा होगी वो क्या होती है कि जब किसी लिंग वचन यानी किसी भी शब्द के लिंग वचन कारक में जब परिवर्तन नहीं होगा तो वही क्या होता है, अविकारी शब्द। अब लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं होगा, इसका कहने का मतलब क्या है, अगर आपको दे दिया जाए लड़का, ठीक है, तो लड़का जो शब्द है उसके लिंग में भी परिवर्तन हो सकता है, यानी लड़का का जो लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लड़की, और अगर उसका हम बहुवचन बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, लड़के, है ना। तो यानी जो लड़का का स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, लड़की, और इसका अगर हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो लड़के, यानी ये जो लड़का शब्द है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का विकारी हो जाएगा, इसका मतलब कि विकारी शब्द हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अविकारी, यानी कि जिसके लिंग वचन, अगर लिंग वचन कारक में परिवर्तन हो जाता है तो विकारी शब्द होगा, और नहीं होता है तो क्या होगा, अविकारी। जैसे अगर अविकारी शब्द में अगर हम कोई एग्जाम्पल ले, जैसे इधर हो गया, ठीक है, इधर एक एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर हम लोग उधर ले लेते हैं, तो क्या इस इधर उधर का कुछ भी यानी कि लिंग परिवर्तित किया जा सकता है या फिर कारक परिवर्तित, या फिर इसमें बहुवचन इसका बनाया जा सकता है, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पे उपसर्ग हम लोग उपसर्ग क्या होता है, जब किसी भी शब्द का यानी जब किसी भी शब्दांश के बाद जो शब्दांश होता है यानी किसी भी शब्द का कोई अंश हो, ठीक है, शब्दांश प्लस शब्द, अगर कोई शब्द है और उससे जो एक नया शब्द बनता है, एक नया शब्द जो बनेगा वही क्या होता है, उपसर्ग। शब्दांश कहने का मतलब किसी भी शब्द के एक अंश को ले लिया जाएगा, ठीक है, और उसको किसी शब्द में जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, एक नया ही क्या देगा, अर्थ देगा, ये नया शब्द बन जाएगा, तो वही उपसर्ग होता है। जैसे कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे ले ले एक शब्द का कोई भी अंश, जैसे अ ले लिए, ठीक है, और कोई भी शब्द ले लेते हैं सत्य, तो इससे हमारा एक नया शब्द क्या बन जाता है, असत्य। तो यहाँ पे जो ये अ है यानी किसी भी शब्द के जो पहले लगता है वही क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो ये सत्य शब्द के क्या है, पहले अ लगा है, यानी अ यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अविकारी शब्द और उपसर्ग क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास में यही हम लोग को इसी पर मेन फोकस करना है कि अगर उसका जो पूर्व पद है, पूर्व पद का मतलब पहला पद अगर अविकारी शब्द हुआ या फिर अगर उपसर्ग हुआ तो वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा, ठीक है, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अब जैसे हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, उदाहरण यथाशक्ति, ठीक। अब यथाशक्ति, यहाँ पे यथाशक्ति का यथा का मतलब क्या होता है, के अनुसार, यानी इसका जो हमारा समास विग्रह बनेगा वो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, है ना। यहाँ पे जो हम लोग का समास विग्रह होने वाला है वो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा यथा शब्द है, ठीक है, यथा अगर देखा जाए तो क्या है, एक प्रकार से हमारा उपसर्ग है ना। तो जो ये यथा शब्द है उपसर्ग, यानी किसी भी शब्द के पहले क्या है, उपसर्ग आया है, तो वहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे लिखा जाए अगर आजन्मा, ठीक है। अब इस जन्मा में क्या है, या ये क्या है, उपसर्ग है, ये शब्द जुड़ा है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे और देखा जाए एग्जाम्पल, जैसे प्रतिदिन, ठीक है। अब प्रतिदिन की अगर बात की जाए, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, हर एक दिन, इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, हर एक दिन, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रति है वो क्या है, हमारा उपसर्ग है,
ठीक है। और दिन क्या है, एक शब्द है, और किसी भी शब्द के पहले पद यानी इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और यहाँ पे वैसे भी उपसर्ग आया है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बारंबार, बारंबार एक हो जाएगा हम लोग का एक एक, ठीक है, दो दो, ठीक। अभी बारंबार एक एक दो दो, इसमें किस प्रकार का समास होगा, तो जब भी याद रखिएगा कि जब भी किसी एक शब्द का रिपीटेशन किया जाएगा यानी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति की जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। बारंबार यानी कि बारंबार का मतलब कई बार, ठीक है, कई बार, ठीक है। अब एक एक, इसमें भी क्या किया जा रहा है, रिपीटेशन किया जा रहा है, पुनरावृत्ति की जा रही है एक की। दो दो में भी क्या किया जा रहा है, रिपीटेशन किया जा रहा है, यानी ये सब में क्या हो जाएगा हमारा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम नोट में लिख सकते हैं कि जब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति की जाए, बार बार पुनरावृत्ति की जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में हमने क्या पढ़ा कि इसका जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। इसके सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या है, इसका जो पूर्व पद होगा यानी कि पहला पद होगा उसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा और क्या होगा, अविकारी शब्द होगा। ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा कि जब एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति की जाएगी, रिपीटेशन किया जाएगा, तो पर भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। अब जो दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्वंद्व समास क्या होता है। ठीक है। तो जो दूसरा हम लोग का प्रकार है क्या है, द्वंद्व समास। ठीक है। अब द्वंद्व समास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे द्वंद्व समास क्या होता है, यानी कहने का मतलब है द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होंगे, यहाँ पे प्रधान होंगे, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान। और जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, अब द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, द्वंद्व समास में क्या होगा, जो भी दोनों शब्द होगा, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे, या फिर एक दूसरे के क्या होंगे, विलोम होंगे। अगर जैसे कोई एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे अगर हम देखें माता पिता, ठीक है, तो माता पिता को अगर देखा जाए तो वो लिंग के आधार पर क्या है, एक दूसरे के विलोम है। लेकिन अगर देखा जाए माता पिता को अगर देखा जाए तो कोई भी संतान अपने न माता बिना रह सकती है न तो पिता बिना रह सकता है। ठीक है। तो इसलिए यानी एक दूसरे के देखा जाए तो वो क्या है, जरूरत है, तो यानी एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो इसलिए वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यानी माता पिता में भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो कहने का मतलब जो दूसरा पॉइंट यहाँ से होगा कि जो द्वंद्व समास में जो संबंध पाया जाएगा वो एक दूसरे के विलोम हो सकता है या फिर एक दूसरे के क्या हो सकता है, पूरक हो सकता है। ठीक है। अब जैसे पहला अब इसमें हम क्या करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले लें, पाप पुण्य। ठीक है। अब पाप पुण्य का जो समास विग्रह होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, पाप या पुण्य। अब पाप या पुण्य, ठीक है, तो पाप और पुण्य को देखा जाए तो क्या है, पाप एक अच्छा क्या है, एक बुरा काम, मतलब जो बुरा काम करेगा वो पाप एक तरीके से, और पुण्य मतलब जो अच्छा काम करेगा, तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हम लोग का, द्वंद्व समास हो जाएगा। और बिल्कुल भी योजक चिन्ह से तो पहचानना ही नहीं है कि इसमें जो है द्वंद्व समास है, क्योंकि अगर आप योजक चिन्ह से पहचानते हैं तो आप बताइए कि जैसे कि देवासुर में अगर देखा जाए तो कौन सा समास होगा।
अगर बात की जाए कि देवासुर में कौन सा समास है, तो बताइए देवासुर में कौन सा समास है। अगर देवासुर देखा जाए तो देवासुर, अगर हम इसको, इसमें क्या आ रहा है, देव आ रहा है और क्या आ रहा है, असुर आ रहा है, और देव और असुर एक दूसरे के क्या है, विलोम है, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देव और असुर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी यानी कि देवासुर में भी द्वंद्व समास होगा। शिव और पार्वती, शिव और पार्वती में भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्योंकि शिव और पार्वती। है ना। अगर अब देखा जाए अन्न जल, अब देखिए इसमें भी क्या है, योजक चिन्ह नहीं आया है, लेकिन इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास ही है, ठीक है, क्योंकि अन्न और जल, क्योंकि ये दोनों की आवश्यकता होती है ना, अन्न और जल। ठीक है। अगर देखा जाए और एग्जाम्पल, दाल रोटी, तो दाल रोटी में भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, यानी दाल और रोटी। जैसे एक हो गया लोटा डोर, तो लोटा डोर में भी क्या हो जाएगा, लोटा और डोर। ठीक है। तो लोटा डोर में भी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि अगर कुएं से पानी निकालना हुआ जैसे, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर केवल अगर रस्सी होगी तब पर भी पानी नहीं निकाला जा सकता, या फिर केवल लोटा होगा तब पर भी पानी नहीं निकाला जा सकता, यानी एक दूसरे, यानी दोनों की ज़रूरत है। तो यानी लोटा डोर में भी क्या हो जाएगा, हम लोग का द्वंद्व समास ही होगा। ठीक है। जैसे चाय कॉफ़ी को अगर लिया जाए, चाय कॉफ़ी, तो यहाँ या तो हम चाय लेंगे या तो क्या लेंगे, कॉफ़ी, यानी यहाँ जो समास विग्रह हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, चाय या कॉफ़ी होगा। ठीक है। तो अब जो तीसरा प्रकार है हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुब्रीहि समास, है ना। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है, शुरू में ही हम लोगों ने देखा कि जो बहुब्रीहि समास है उसमें जो दोनों पद होगा वो क्या होगा, अप्रधान। यानी हम यहाँ पे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होगा, अप्रधान होगा। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कोई तीसरा ही पद जो होगा वो प्रधान होगा, अर्थात अन्य पद प्रधान, अर्थात अन्य ठीक है। कहने का मतलब क्या है, दोनों जो, यानी कि न तो उसमें पूर्व पद पर ही फोकस होगा, न तो द्वितीय पद पर ही फोकस होगा, यानी कोई तीसरा ही पद होगा जो कि इसमें प्रधान होगा। ठीक है। जैसे अगर हम इसमें हम पहला जो उदाहरण है, पहला क्या उदाहरण, जैसे नीलकंठ। ठीक है। नीलकंठ का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, यानी कहने का मतलब क्या है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसी तीसरे, नीलकंठ किसे कहा जाता है, शिव जी को, क्योंकि उनका जो कंठ है वो क्या है, नीला है। अर्थात यहाँ से जो तीसरा अर्थ निकल रहा है वो किसके लिए है, शिव जी के लिए है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। अब जैसे दूसरा देखा जाए एग्जाम्पल, चक्रपाणि। ठीक है। चक्रपाणि की अगर बात की जाए तो यानी कि चक्र है पाणि में जिसके, पाणि का मतलब क्या है, यहाँ पे हाथ से है। ठीक है। चक्र है पाणि में जिसके,
अब यहाँ चक्र है पाड़ी में जिसके, यानी कि किसके हाथों में चक्र होता है, विष्णु जी या फिर कृष्ण जी। यानी यहाँ से जो तीसरा अर्थ निकल रहा है वो किसके लिए निकल रहा है, विष्णु जी के लिए निकल रहा है या फिर कृष्ण जी के लिए निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चंद्रमौली, ठीक है। चंद्रमौली का मतलब क्या होता है, चंद्रमा है, चंद्रमा है मौली पर जिसके, मौली का मतलब क्या होता है, सिर, ठीक है। चंद्रमा है मौली पर जिसके, मौली मतलब क्या हो जाएगा, सिर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि सिर। तो अर्थात किसके सर पर चंद्रमा है, शिव जी के। तो यहाँ से फिर से तीसरा अर्थ क्या निकला, शिव जी के लिए निकला। यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास ही होगा, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दशानन, ठीक। अब दशानन क्या हो जाएगा, इसमें दशानन यानी 10 है मुख जिसके, और 10 मुख किसके होंगे, अर्थात यहाँ से क्या निकला अर्थ, रावण के लिए, ठीक है। रावण को क्या है, 10 मुख, यानी रावण के लिए दशानन कहा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। अब जो हम लोग चौथा पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में ही हम लोग को उसके 2 पार्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से, पहला पढ़ेंगे हम लोग द्विगु समास, और दूसरा क्या देखना है हम लोग को, कर्मधारय समास, ठीक है। अब हम लोग चौथा क्या देखेंगे, तत्पुरुष समास, है ना। अब तत्पुरुष समास क्या होगा, तत्पुरुष समास में क्या होगा, जो पहला जो पद होगा यानी जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा, गौड़ होगा, यानी उसको क्या होगा, कम महत्व दिया जाएगा। और जो हमारा दूसरा पद होगा यानी उत्तर पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। दूसरा पद क्या होगा, इसमें प्रधान होगा, ठीक। तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद है उसको प्रधानता दिया जाएगा और पहला पद क्या होगा, उसको कम महत्व दिया जाएगा, यानी कि गौड़ होगा। अब जैसे हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे अगर पहला एग्जाम्पल इसमें देखा जाए, स्वर्गवास, है ना। और स्वर्गवास का मतलब क्या होगा, स्वर्ग को वास या स्वर्ग को निवास, ठीक है। तो स्वर्ग को वास कहने का मतलब क्या है यहाँ से, यानी कि यहाँ क्या, पहली बात तो ये तत्पुरुष समास में क्या होगा, कारक चिन्ह, यानी तत्पुरुष समास के सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है कि उसमें कारक चिन्ह आएगा ही। तो यहाँ पे को क्या आया है, कारक चिन्ह आया है। अब हम लोगों ने अभी कारक तो पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानने के लिए यहाँ जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार से कारक है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो क्लास आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हल्का सा बस जान लेते हैं। जैसे कि अगर दूसरा एग्जाम्पल दिखा जाए, मन चाहा, तो मन चाहा का मतलब क्या होता है, मन से चाहा। अब फिर से यहाँ क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया, है ना। से यहाँ पे क्या है, कारक चिन्ह, इसलिए मन चाहा में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। अब तत्पुरुष समास यहाँ से हम लोग कैसे पहचानेंगे, कारक चिन्ह से पहचानेंगे, ठीक है। अब लेकिन तत्पुरुष समास में हम लोग को 2 पार्ट और कौन कौन से पढ़ने हैं, तत्पुरुष समास में ही हम लोग 2 पार्ट कौन कौन सा पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे, पहला है जो हम लोगों का वो है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास पढ़ेंगे। और जो दूसरा पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, द्विगु समास, ठीक। अब कर्मधारय समास क्या होता है, यानी कर्मधारय समास कहने का मतलब जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाए या फिर उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाएगा, उसी में क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अब लेकिन हम लोग यहाँ से सबसे पहले देखेंगे विशेषण और विशेष्य क्या होता है और उपमेय और उपमान क्या होता है।
अब विशेषण विशेष्य क्या होता है, उपमेय उपमान क्या होता है। तो उपमेय और उपमान जब हम लोग किस में पढ़ेंगे, अलंकार को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और जो विशेषण और विशेष्य होगा वो हम लोग विशेषण टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग को समास का पढ़ना है तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। सबसे पहले विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। और विशेष्य क्या होता है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या होगा, विशेष्य होगा। जैसे अगर यहाँ देखा जाए, अगर बोला जाए कि सोहन एक ईमानदार लड़का है, ठीक है, ईमानदार लड़का है। अब यहाँ पे ईमानदार लड़का, ठीक, सोहन एक ईमानदार लड़का है, विशेषता किसकी बताई जा रही है, यहाँ पे लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, ईमानदार। यानी मैंने बोला जिसकी विशेषता बताई जाए तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की, तो इसलिए लड़का यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और क्या विशेषता, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए और उसकी विशेषता क्या यहाँ पे, यानी ईमानदार हम लोग का क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाएगी विशेष्य होगा और विशेष्य हो जाएगा। ऐसे इसमें हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, जैसे चरण कमल। अब चरण कमल में किसका संबंध है, उपमेय और उपमान का संबंध है, क्योंकि यहाँ जो तुलना की जा रही है वो किसकी की जा रही है, चरण की जा रही है। तो और चरण किसके समान है, कमल के समान है। तो यहाँ किसका संबंध पाया गया, उपमेय और उपमान का संबंध पाया गया, यानी कमल के समान चरण। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, कमल के समान चरण। तो इसलिए यहाँ उपमेय और उपमेय का संबंध उपमेय और उपमान का संबंध पाए जाने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो नीलकंठ। ठीक है, अब नीलकंठ में क्या देखा जाए, यानी नीलकंठ का मतलब क्या होता है, नीला है कंठ जिसका, यानी कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, नीला है। यानी तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य का संबंध पाए जाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ, कंठ जिसका। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे पीतांबर। ठीक है, अब पीतांबर का मतलब क्या है, पीतांबर का मतलब क्या है, यहाँ पे पीला है वस्त्र जिसका, तो जो वस्त्र है वो पीला है, यानी उसका क्या, उसकी क्या है, विशेषता बताई जा रही है। तो इसलिए यहाँ इसमें क्या है, विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जा रहा है, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। पीला है अंबर जिसका, अंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे वस्त्र से है। अब लेकिन यहाँ पे डाउट क्या बन रहा है कि जो नीलकंठ है या फिर जो पीतांबर है या दशानन है, ये सब तो बहुव्रीहि समास में भी आता है ना। तो बहुव्रीहि समास अगर देखा जाए तो इसमें बहुव्रीहि समास भी सही होगा और कर्मधारय समास भी क्या है, सही है। ठीक है, लेकिन अगर नीलकंठ और पीतांबर दोनों में क्या है, कर्मधारय समास भी है, बहुव्रीहि समास भी है। लेकिन अगर परीक्षा में आए तो हमें किसको हम बहुव्रीहि समास अगर ऑप्शन में आता है और कर्मधारय भी समास ऑप्शन में आता है तो दोनों में से हमें किसको चूज करना है, बहुव्रीहि समास को ही चूज करना है। ठीक है, अगर लेकिन गलत दोनों में से कोई भी नहीं है ना। ठीक है, अपनी अपनी जगह सब सही है। ठीक, कर्मधारय समास भी इसमें, यानी कि कर्मधारय समास भी है और देखा जाए तो बहुव्रीहि समास भी है। ठीक है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुव्रीहि समास को ज़्यादा मान्य दिया गया है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे दूसरा दूसरा जो है, इसमें दूसरा जो इसका पार्ट है तत्पुरुष समास का, वो है द्विगु समास। और द्विगु समास को सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या है कि इसका जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा, है ना।
प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, यानी जो भी इसका पूर्व पद होगा वो क्या होगा, संख्या, यानी उसमें 1 2 3 9 10 ऐसे करके क्या दिया रहेगा, संख्या दिया रहेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पंचवटी। अब यहाँ पे क्या है, आप पंचवटी में पंच का मतलब क्या होता है, पंच का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5, पंच का मतलब क्या होता है, 5 होता है, यानी 5 क्या है, एक संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो यहाँ जो समास इसका विग्रह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 वृक्षों का स्थान, या 5 वृक्षों का हम लोग समूह भी लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या है, दशानन। अब दशानन भी क्या है, दशानन में अगर देखा जाए तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है और द्विगु समास भी है, तो दोनों क्या है, सही है। लेकिन हमें अगर दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो बहुव्रीहि समास को ही सही मानना है, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दशानन का मतलब 10 मुखों का समाहार, ठीक है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल है, जैसे चौराहा, चौपाया। चौराहा का क्या हो जाएगा, 4 राहों का समाहार, राह मतलब रास्ता, 4 राहों का समाहार, ठीक। तो इस प्रकार से अगर द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होगा तो कहने का मतलब प्रथम पद जब भी संख्यावाची होगा तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका क्या बना लेते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है, कि समास को कैसे हमें पहचानना है, किसमें क्या होगा, कि कौन सा समास होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं इसका। शॉर्ट ट्रिक, ठीक। यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं, समास के प्रकार, और इसमें हम लोग का जो पहला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला क्या था हम लोग का, अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पूर्व पद प्रधान होगा, और क्या इसमें विलोम और पूर्व पद इसमें क्या हो जाएगा, प्रधान होगा, और इसका जो पहला पद होगा वो क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द होगा, या फिर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में हमने क्या पहचान पढ़ा कि विलोम या पूरक का संबंध पाया जाएगा, विलोम या फिर पूरक का संबंध पाया जाएगा, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद ही प्रधान होगा, ठीक है, अन्य पद प्रधान होगा। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में सबसे अच्छा पहचानने का तरीका इसमें क्या है कि जो है कारक चिन्ह आएगा, ठीक है, यानी जब हम इसका समास विग्रह बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, कारक चिन्ह आएगा। और इसी के 2 पार्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा कर्मधारय, और दूसरा क्या पढ़ा था, द्विगु समास। कर्मधारय का पहचान क्या था, विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाएगा। दूसरा था कि उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाएगा। और जो हमारा द्विगु समास था उसका जो प्रथम पद होगा वो क्या हो जाएगा, संख्यावाची होगा, ठीक। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब जो समास था यहीं पे क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो समास केवल इतना ही था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।